गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। ओके, तो जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर रिंग। क्या ये सबको क्लियर है? यस मैम। ओके, तो मैं जिससे पूछूंगी वो सिर्फ अपना माइक ऑन रखेंगे, ठीक है, और बाकी उनमें से और कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो इशमीत, अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे हमारे पास डीई की 2 डायरेक्शंस क्यों है? जो मैंने डायग्राम में डीई किया है, पहले तो ये बताना कि क्या ये रिप्रेजेंट करता है ये दो, और उसके बाद आप मुझे एक्सप्लेन करने वाले हो कि इसकी 2 डायरेक्शंस क्यों लिया हमने। इशमीत। हाँ जी इशमीत बताइए। निशु वर्मा आप बताइए। क्या बात है? मैम 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया। ये वाला डीई, डीई वेक्टर ये, और ये डीई वेक्टर ये वाला, ये 2 क्यों है? रिजॉल्व करने का तो मतलब ये हुआ ना कि साइन थीटा कॉस थीटा साथ में लग जाना। हाँ जी चंदनप्रीत। ड्यू टू 2 पोर्शंस, अपर एंड लोअर की। यस वेरी गुड, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 पोर्शंस, 2 पार्ट्स हमने डिसाइड किए थे, 2 हमारे पास लेंथ एलिमेंट हमने कंसीडर किए थे। अगर पर्टिकुलर फिजिक्स की लैंग्वेज में हम बोले तो डीएल को मैंने आपको क्या बताया था, लेंथ एलिमेंट बोलते हैं। तो एक अपर पोर्शन में कंसीडर किया था, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ये आया है, और एक डीएल नीचे की तरफ किया था, उसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला आया, राइट। अब मुझे कोई बॉयज में से बताए यहाँ पे, कुणाल, यू आर गोइंग टू टेल मी। ओके, डीई साइन थीटा तो कैंसिल हो जाएंगे। डीई कॉस थीटा के आगे हम 2 लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, और अगर नहीं लगाते तो क्यों, अगर लगाते हैं तब भी क्यों, वाई? यस कुणाल, आपका माइक ऑन है बट ऑडिबल नहीं है, आप कुछ बोल नहीं रहे हो। निशु, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि आप मेरे को आंसर नहीं दे रहे हो। हाँ जी कुणाल, ऑडिबल नहीं है भाई। और कोई बॉयज में से, रोजदीप आप बताओगे? हम 2 क्यों नहीं लेते हैं? रोजदीप अगर आपने कुछ बोला भी है तब भी ऑडिबल नहीं था। अनुभव आप बताओ, अनुभव आप बताओगे? चलो ठीक है, कोई और गर्ल्स में से? मैम हम 2 नहीं लेते हैं क्योंकि वो हमें फिर 2 रिंग्स का पेरीमीटर मिल जाएगा अगर हम 2 यूज करेंगे तो। वेरी गुड, मतलब वहां पे 2 रिंग्स कंसीडर हो जाएंगे, क्योंकि एक लेंथ एलिमेंट को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो वो हमारे पास क्या देता है, एक का ही पेरीमीटर दे देगा, सरकमफ्रेंस पूरे एक का ही दे देगा, जिसको हम बाद में चेंज करके डीएल के टर्म्स में लिखेंगे, एंड देन वी विल राइट इट एज 2 पाई ए। करेक्ट, ठीक है। अब चलो आज हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो टॉपिक है, ठीक है। अभी तक तो सारा कुछ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह के बारे में ही स्टडी किया था, ठीक है, जितना भी था। अब जो हमारे पास आएगा वो चैप्टर आएगा 2B, ठीक है। जो अभी तक हमने चैप्टर रीड किया है वो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में था। अब है चैप्टर 2B, मतलब फर्स्ट चैप्टर आपका फिनिश हो गया, ठीक है, उसमें वो सारा कुछ था। आज जो चैप्टर आएगा वो सारा आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, ठीक है, गॉट इट। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में रीड करेंगे, तो आपके पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब
ये जो टर्म है इसको स्टडी करने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं, वो भी ऐसी वाली चीज के बारे में जो कि अभी फर्दर हमारे पास यूज होगी, ठीक है। ये बिल्कुल न्यू है। ओके आंचल, आंचल यादव। यस मैम। ओके आपको उस दिन आपने बोला था कि चीजें बहुत फास्ट चल रही हैं, और क्योंकि आपने लेट ज्वाइन किया था, अभी आपने दोबारा से लेक्चर्स को रीड किया, आपने देखा, यस यस मैम। क्लियर हुई है चीजें? यस। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना, ठीक है। ओके मैम। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एरिया वेक्टर से, ठीक है। अब सबसे पहले ना ये टर्म आएगी आपके पास। अब आप सबने क्या सुना होगा, देखो बिल्कुल न्यू है ये, ठीक है, आप लोगों के लिए। सब फोकस्ड रहना, बिकॉज एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले चैप्टर से बनेगा, ठीक है। मैं पहले ही बता रही हूँ, इस चैप्टर की हर छोटी डिटेल आपके बहुत ज्यादा काम की है, ठीक है अनुभव? ओके, तो अभी आपने यहाँ पे फोकस्ड रहना है, ध्यान से सुनना। अब हम रीड करेंगे एरिया वेक्टर के बारे में। देखो आज तक किसी ने भी कभी भी आपको पढ़ाया होगा तो आपको एरिया के साथ कभी भी वेक्टर नहीं बोला उन्होंने, है ना। एरिया को नॉर्मली मीटर स्क्वायर बता दिया, है ना। एरिया को ज्यादा से ज्यादा आपको, जब आपने चार्ज डेंसिटी में डिस्कस किया तो आपको बोल दिया चार्ज अपॉन एरिया आ गया, पर एरिया को कभी भी एज अ वेक्टर किसी ने नहीं देखा। तो आज से हम एरिया को एक वेक्टर की तरह दिखा करेंगे। हम बोलेंगे कि जो एरिया होता है ना वो एक वेक्टर होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, और कहाँ पे उसकी डायरेक्शन है, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड तो ऑब्वियसली पता है, अगर क्यूब है तो उसका एरिया कितना होगा, साइड इनटू साइड, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। अगर हमारे पास स्फीयर है तो उसका एरिया कितना होगा, 4 पाई r², ठीक है। पर हमें डायरेक्शन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आज तक किसी ने भी एरिया की डायरेक्शन नहीं हमारे साथ डिस्कस की। हम वो आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि वी हैव कंसीडर्ड क्या, एरिया को, एरिया एज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। हमने एरिया को क्या अब यहाँ पे कंसीडर कर लिया है, वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर कर लिया हुआ है। अब एरिया को वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर तो कर लिया, अब इसकी आज मैं डायरेक्शन देखती हूँ और मैं आपको बताती हूँ। एंड इट्स डायरेक्शन, ध्यान से सुनना। अब कल को मैं गर्ल्स में से पूछूंगी तो फिर तुम भूल जाती हो डायरेक्शन। एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, ठीक है ना। बट इन दी आउटवर्ड डायरेक्शन, हमेशा बाहर की तरफ होगी, ठीक है, इन दी आउटवर्ड डायरेक्शन। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे अब मैंने ये कोई सपोज करो बॉडी कंसीडर की, कैसी भी शेप की है हमारे पास बॉडी, ठीक है, कैसी भी शेप एंड साइज की ले लो, इस तरह से रख लो, इस तरह से रखना है आपको, ठीक है। वर्टिकल रख लो, हॉरिजॉन्टल रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो पूरी बॉडी है इसका एस, एस से डिनोट करती हूँ। एरिया को हमेशा मैं किससे डिनोट करा करूंगी पूरी इस फिजिक्स में, यहाँ पे एस से, ठीक है। एस से हमने एरिया को डिनोट किया। इसका रीजन है वाई एस यूज होता था, क्योंकि अभी आगे फॉर्मूला आने वाला है फ्लक्स का, ठीक है, तो वो हमें बताने वाला है। अब यहाँ पे देखना एरिया वेक्टर जो होगा, अभी मैंने सबसे बड़ी जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो मैंने आपको यहाँ पे बोली कि उसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी, आउटवर्ड की तरफ। देखो भाई परपेंडिकुलर तो हर कोई होता है, परपेंडिकुलर। अब मैं छोटा सा टुकड़ा लूंगी इसमें से, उस छोटे से टुकड़े का नाम क्या रख दूंगी, डीएस। अब डीएस तो मैग्नीट्यूड हो गया ना, उसका वेक्टर दिखाना है, तो मैं देखो परपेंडिकुलर तो ये भी होता अगर मैं इस तरफ को एरो लगाती, पर बाहर की तरफ एरो लगाऊंगी। अगर ऐसे बॉडी पड़ी है तो ये देखो कोई छोटा सा टुकड़ा कहीं पे भी ले लो, बीच में ले लो, साइड पे ले लो, कहीं पे भी ले लो, ठीक है। तो ये इस तरफ को है तो ये डीएस वेक्टर, ये क्या बना इसका, डीएस वेक्टर। गॉट इट। इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आज से एरिया जब भी आप बात करोगे एरिया के लिए, ठीक है, अब से तो आप बोलोगे कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और जो उसकी डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी। थर्ड पॉइंट, इसकी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी वो हमेशा आउटवर्ड की तरफ होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, बाहर की तरफ होगी, ठीक है ना। अब अंदर की तरफ का कहने का मतलब था इस तरह भी एरो मार्क हो सकता था, ठीक है, परपेंडिकुलर इसको भी बोल सकते, ऐसे रख देती तो इसको भी परपेंडिकुलर बोल देती, बट नो, हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में आपने मार्क करना है। यहाँ पे कोई अगर आप एरिया वेक्टर कंसीडर किया तो इसका आउटवर्ड की तरफ एरो मार्क करना है, ठीक है ना। तो दिस इज नॉट, ठीक है, ये वाले हैं आपके पास जो आउटवर्ड वाले हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस क्लियर मैम। हुआ ये सबको? चलो अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट एरिया वेक्टर के ऊपर जो हमारे पास पॉइंट्स आएंगे, अब मैंने यहाँ पे आपको एक टर्म डिस्कस करवाई थी, क्या बोल रही हूँ मैं इसको, फ्लक्स। क्या बोला मैंने उसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब मुझे ये बताओ कि आपने फ्लक्स तो पढ़ लिया, क्या किसी ने कभी सुना है फ्लक्स का मतलब क्या होता है? नो मैम।
किसी को पता है कि फ्लक्स क्या होती है? एनीवन? चलो फिर अभी हम डिस्कस करते हैं। देखो, पहली बात तो फ्लक्स का जो मतलब होता है ना, इलेक्ट्रिक का मतलब इतना पता लग गया। इलेक्ट्रिक अगर वर्ड यूज कर दिया तो इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक के बारे में बात कर रहा होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, या फिर पूरा ही मैं टर्म लिख देती हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, या खाली फ्लक्स हम बोल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम डिनोट करते हैं फाई से। किससे डिनोट करते हैं? फाई से। आज से जब भी फ्लक्स बोलूंगी तो आप उसको किससे डिनोट करोगे? फाई से। ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? फ्लक्स कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी पीस ऑफ पेपर, शीट ले लो, ठीक है, कोई बच्चे मेरे को आके बोल देंगे कि आप सिर्फ यही शेप्स क्यों ले रहे हो, कोई और शेप ले लो। तो कोई और, देखो सिलेंड्रिकल शेप ले लेते हैं हम, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मैंने शेप्स आपको एक्सप्लेन करने के लिए रख दी। तो ये शेप्स जो आपको ली है, डिफरेंट शेप्स, तो ये फ्लक्स क्या बोलती है कि मैं क्या हूं, इनका सबका सरफेस एरिया SS। तो ये क्या बोलती है कि लो, मैंने इन सब में छोटे छोटे सरफेस एरिया भी ले लिए DS। अच्छा, छोटे छोटे सरफेस एरिया लेने का मतलब क्या है कि मैं पूरा पूरा नहीं सॉल्व करूंगी, सिर्फ छोटे से टुकड़े को सॉल्व करूंगी और फिर उसको बड़ा बनाने के लिए क्या यूज कर दूंगी? इंटीग्रेशन। ठीक है ना? सिर्फ एक ही बच्चे ने आंसर दिया मुझे यहाँ पे कि इंटीग्रेशन यूज करनी है। हमेशा जब भी आपने, फिजिक्स का रूल है, छोटे से टुकड़े का आपने कैलकुलेट कर लेना है, ज्यादा ना दिमाग नहीं चलाना है, ठीक है। छोटे से टुकड़े का कैलकुलेट करके फिर हमने इंटीग्रेशन पढ़ी हुई है, फिर वहां से वहां तक हम लिमिट्स लगा के सॉल्व कर देंगे। अब देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या मतलब था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है कितनी लाइंस पास करती हैं, कितनी, कौन सी लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हैं इस पर्टिकुलर रीजन से। इस पर्टिकुलर रीजन से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक, उसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक ठीक है। फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आज से क्या हुआ? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया। अच्छा, ऐसे भी हो सकता था, पूरे में से भी पास कर सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको ये देखना है कि आपने जो रीजन चूज किया उसमें से कितनी पास करती है, ठीक है ना? तो उसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एंड इट इज डिनोटेड बाय 5। तो अब मुझे फटाफट से इस लाइन को रिपीट करो। एक बार मैं बोलती हूँ, मेरे पीछे सबने रिपीट करना है, ठीक है। द नंबर ऑफ, कितनी लाइंस इसमें से पास कर रही है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर से बोलिए। The number of electric field lines passing through a particular area is called electric flux. ठीक है, वेरी गुड। अब फटाफट से अलीना रिपीट करेगी हमारे पीछे। हाँ जी अलीना, आप बताइए। Number of electric field line passing through a पर्टिकुलर रीजन, पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अनुभव, चल फटाफट से तू सुना दे अब। अनुभव पांडे, आप कुछ सुना भी दिया करो भाई। हर्ष गुप्ता जी, आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुणाल, यस कुणाल बोलिए। कुणाल, आप माइक तो ऑन कर देते हो पर आपकी ऑडियो नहीं क्लियर आ रही। तो मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, और पर्टिकुलर एरिया भी बोल सकते हो, ठीक है, जैसे भी आपने लर्न करना है, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इट इज डिनोटेड बाय phi। अच्छा, तो अब एक बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन आप लोगों से। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब किसको रिप्रेजेंट करती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसको रिप्रेजेंट करती हैं? फर्स्ट पॉइंट था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट, हाँ जी चंदनप्रीत, आपने क्या बोला? मैम फोर्स। फोर्स को रिप्रेजेंट करती है। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दी hypothetical but they represent the real physical quantity is called, क्या था वो?
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही। हाँ, तो फिर क्या पॉइंट आना चाहिए था? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आना चाहिए था वहां पे, है ना? तो इसका मतलब कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड को। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? अभी साथ ही एरिया भी लगा हुआ है, तो एरिया इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी होगी? अब ये इसमें सब पार्टिसिपेट करना। वेक्टर क्वांटिटी। चलो, वेक्टर। और वेक्टर क्वांटिटी, वेरी मैम गुड, वेक्टर। वेक्टर, ठीक है। अभी मतलब एवरीबडी इज एग्रीड कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, राइट? यस मैम। कोई ऐसा जिसने ये बोला कि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? सोच लो अभी भी, डेफिनेशन को देख लो, सेकंड ही वर्ड उसका बता रहा है कि ये कैसी क्वांटिटी है। डेफिनेशन का सेकंड वर्ड ही बता रहा है कि ये कैसी क्वांटिटी है। हाँ जी, यस अमनमीत। तो अभी भी आप लोगों ने चेंज नहीं किया ये सेकंड ही वर्ड। यस, सेकंड वर्ड क्या बोल रहा है कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो ये इसका प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? मतलब ऊपर से दो वेक्टर्स इन्वॉल्व है इसमें, तो इसका जो फॉर्मूला अभी मैं बनाने वाली हूँ या लिखने वाली हूँ, तो कैसा होना चाहिए वो फॉर्मूला? डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट, यस, कॉस्ट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, वेरी नाइस, ठीक है। तो इसका मतलब कि अब मैं लिखूंगी इसका फॉर्मूला। सो देयरफॉर देखो, हम इसको या तो डी फाई इससे डिनोट कर लेते हैं या फिर और डेल्टा फाई ऐसे डिनोट कर देते हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू। तो अब मैं एक सीधा फॉर्मूला लिख रही हूँ, डी फाई मतलब क्योंकि मैंने छोटे से एरिया के लिए डिस्कस किया है, इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो अगर देखा जाए तो मैं इसकी यहाँ पे एक पर्टिकुलर फिक्स डायग्राम यहाँ पे बनाऊंगी, ठीक है। ये ds हो गया, ये s हो गया, तो ds वेक्टर भी बाहर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी जो जा रही है वो एक ही तरफ हो गई, है ना? तो e डॉट ds, ठीक है, ओके। और इसको और कैसे लिख सकते हो? e ds cos थीटा d फाई इज इक्वल टू e ds cos थीटा, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिख लो। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? एक बनाइए छोटा सा फॉर्मूला, पर कल को तुम में से कोई बच्चे जो आते हैं वो बोलेंगे कि मुझे तो टोटल फ्लक्स चाहिए, तो मैं टोटल फ्लक्स लूंगी, तो मैं इसका क्या करूँ? सिंगल इंटीग्रल रखूं या फिर डबल बनाऊं? मैम डबल। डबल का क्यों बनाऊं? करूंगी तो देखो एक ही बार मैम इंटीग्रेशन पर। एरिया। यस, एरिया, ठीक है। और मैं ऊपर से सर्कल भी लगा दी हूँ। अब ध्यान से समझना, अब कई बच्चे इसको और इसको ऐसे समझ लेते हैं, ये इंटीग्रेशन है, राइट? ठीक है, और यहाँ पे आएगा डी फाई, ठीक है। अब मैं फिर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी, देखो डबल इंटीग्रेशन, ठीक है, ई डॉट डी एस, फिर ई डॉट डी एस को हम ओपन करेंगे और फिर क्या आ जाएगा? डबल इंटीग्रेशन क्लोज्ड इंटरवल ई डी एस कॉस थीटा। अब ये क्लोज सर्कल मार्क करने का मतलब है कि जो भी आप चीज ली है आपने, जो भी बॉडी, जिसका भी एरिया आपने कंसीडर किया है ना, वो कहीं से भी टूटी नहीं है, वो कहीं से भी ओपन नहीं है। जैसे मैं ऐसा सर्कल भी बना सकती थी, देखो ऐसा ओपन, ठीक है, मैं ऐसी शीट भी रख सकती थी, ठीक है, सिर्फ उसके नीचे वाली लाइंस नहीं है, बस ऐसे ही पास हो रही है। तो हमेशा कहने का मतलब है कि ये क्लोज्ड वाली बॉडीज ही, मतलब बॉडी ऐसी होनी चाहिए जो हमेशा क्या हो? क्लोज्ड हो। इज इट क्लियर? क्लियर है सबको? Yes. ठीक है, तो इन चीजों का जो मतलब है, इन सिंबल्स का जो मीनिंग है उसको समझो। फाई का मतलब टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करनी। टोटल फ्लक्स क्या होगी? डबल इंटीग्रल बनाने का। डबल इंटीग्रल मैंने यहाँ पे दो साइन क्यों बनाए? वाई आई हैव मार्क दिस? बिकॉज यहाँ पे क्या है? बिकॉज यहाँ पे क्या है? एरिया। क्योंकि यहाँ पे एरिया यूज हुआ है, ठीक है। पर करनी इंटीग्रेशन हमने एक ही बार है, बस ये सिंबल है दिखाने का, ठीक है। कई टीचर्स ने नहीं लिखा होगा, तो मैं दोबारा से सारी रिप्रेजेंटेशन आपको नेक्स्ट पेज पे एक बार दिखा देती हूँ, ठीक है। तो आज के बाद जो फाई की इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है हमारे पास? ये होती है टोटल फाई इज इक्वल टू ये ई डॉट डी एस, ठीक है। आपको बुक्स में ऐसा लिखा हुआ भी मिलेगा, सिंपल ई डॉट डी एस ऐसा लिखा हुआ भी मिलेगा, ठीक है। कई बार इसके ऊपर ऐसे सर्कल भी लिखा हुआ मिलेगा,
ठीक है, तो ये तीनों ही एक ही बात कह रही हैं। तो जिस बच्चे ने ऐसे लिखा होगा थोड़ा सा इतना ये हो जाएगा कि हाँ उसको थोड़ा ज्यादा क्लियर है, मतलब उसने कॉन्सेप्ट्स कर रखे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा टीचर जब आप बोर्ड्स का पेपर करोगे, सॉल्व करोगे, तो वहां पे बस यही डिफरेंशिएट होता है, क्योंकि अलग अलग स्कूल से मिक्स होकर पेपर आते हैं। तो फिर जिसने थोड़ा सा ऐसे दिखा होता है तो फिर टीचर थोड़ा ध्यान से पेपर चेक करता है कि हाँ इसके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे या पेपर अच्छा अटेम्प्ट किया होगा। गॉट इट? ठीक है मैम। ये थोड़ी, हाँ जी प्लीज मैम पूछिए। इससे पहले जो इंटीग्रेशन करवाई है वो एक बार समझा दो। मैम मेरा कनेक्शन पुअर था तो लीव हो गई थी मीटिंग। इससे पहले इंटीग्रेशन नहीं करवाई, इससे पहले हमने ये बोला कि जो फ्लक्स का फॉर्मूला है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि मैंने छोटा सा टुकड़ा ही लिया हुआ है तो d5 से ही डिनोट करूंगी, क्योंकि छोटी सी फ्लक्स होगी। तो क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है, नंबर बोला है, तो ये कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी आएगी तो इसका मतलब ये क्या होनी चाहिए, डॉट प्रोडक्ट होनी चाहिए। अब डॉट प्रोडक्ट किसका होगी, दो वेक्टर क्वांटिटीज का। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है और एरिया वेक्टर तो आज ही हमने रीड किया है। ठीक है, तो ई डॉट ds से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। और ईडीएस कैसा प्रोडक्ट होता है, कॉस प्रोडक्ट होता है ना। जब भी डॉट प्रोडक्ट हम कंसीडर करते हैं तो कॉस आता है, क्रॉस लेते हैं तो साइन आता है। ठीक है, अब देखना, जब अगर आपसे पूछा गया कि टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करनी है तो टोटल फ्लक्स के लिए आपने फाई लगाना है और डबल इंटीग्रेशन लगा देनी है। डबल इंटीग्रेशन लगाने का मतलब है, क्योंकि जब भी हम एरिया लेते हैं तो हम दो लाइंस लगाते हैं, इंटीग्रल के मतलब दो साइंस लगाते हैं। अगर लीनियर होता है तो हम एक ही लगाते हैं, अगर वॉल्यूम होता है तो हम तीन लगाते हैं। इसके ऊपर जो सर्कल मार्क किया हुआ है, इन दोनों के ऊपर मैंने ऐसे कवर करके सर्कल मार्क किया हुआ है, ये इसके कहने का मतलब है कि मैंने बंद क्लोज्ड ले रखी हैं बॉडीज। ठीक है, बंद बॉडीज ले रखी हैं, मैंने ओपन बॉडीज नहीं कंसीडर की, जैसे ओपन सर्कल नहीं किया है यहाँ पे, ओपन शीट नहीं कंसीडर की हुई। तो इससे ये रिप्रेजेंट करता है कि जो फ्लक्स आप कैलकुलेट कर रहे हो वो क्लोज्ड बॉडी की रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है ना, इज इट क्लियर? तो यस ये मैम। जो हमने यहाँ पे मार्क किया है, दीज आर दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लक्स है, ये एक ही फॉर्मूला है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। ओपन करके ई डी एस कॉस थीटा, ई बाहर आ जाएगा है ना, कॉस थीटा बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अंदर डीएस रह जाएगा, फिर जैसी बॉडी होगी उसके अकॉर्डिंग आपने सॉल्व कर देना। गॉट इट? यहाँ तक यस सबको मैम। क्लियर आया? यहाँ तक सबको क्लियर हुआ कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज थी कि हमने सीख ली इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक्चुअली इसको सीखना नहीं है, जो 5 मार्क्स में आएगा उसको अब हम लर्न करते हैं। देखो अब क्या हुआ, अब जो आपके पास एग्जाम में आनी है वो आना है ये वाला टॉपिक जो हम अभी आगे करने जा रहे हैं। ठीक है, उसको हम यहाँ पे मार्क करेंगे। देखो सबसे पहले आपके पास गॉस थ्योरम, इसको गॉस लॉ बोल लो, ठीक है, थ्योरम बोल लो, ठीक है, कुछ भी बोल लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब गॉसेस लॉ या गॉस लॉ हम क्यों बोलेंगे उसको देखते हैं। ऐसे कई बाद में अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं इसके साथ। ठीक है, तो हम बोल देते हैं गॉसेस लॉ, गॉसेस थ्योरम, ठीक है, कि गॉस साइंटिस्ट ने दी थी। पर अब मैं जानना चाहूंगी कि अगर किसी को पता है कि क्या होती है थ्योरम, कभी सुनी है किसी ने? गॉस सुना है कभी? गॉस, गॉस वर्ड सुना है कभी किसी ने? नो मैम। अच्छा एक और चीज मैंने आपको, आप लोगों ने भी नहीं पूछा, मैंने आपको देखो कितनी बड़ी टर्म करवाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अभी मतलब एक नई टर्म करवाई है जो कि आपने आज तक नहीं सुनी है। आप लोगों ने पूछा ही नहीं कि मैम आपने इसके यूनिट्स नहीं डिस्कस किए, डायमेंशन फॉर्मूला नहीं डिस्कस किया, आगे तो हर बार करते हो है ना। तो ध्यान से सुनना, उसका एक रीजन है कि मैंने उनके यूनिट्स क्यों नहीं डिस्कस किए। ठीक है ना, क्यों मैं इनके कोई भी चीज कुछ भी यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ कि इसके यूनिट्स क्या होंगे, इसका क्या होगा यहाँ पे। इसका एक रीजन ये है कि आगे चलेंगे हम धीरे धीरे, जब हम आगे और टर्म्स रीड करेंगे, ठीक है, उसमें इसका एक फॉर्मूला बनाएंगे हम खुद से, फिर इसके सारे यूनिट्स वगैरह हम इसके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग गॉस थ्योरम या गॉस लॉ पे। इट इज, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मतलब इसके बिना तो बोर्ड्स का एग्जाम बन ही नहीं सकता है। ठीक है, ये और इसकी 5 एप्लीकेशन है, 4th एप्लीकेशन लास्ट ईयर कट हो गई थी क्योंकि उन लोगों ने सिलेबस कम किया था बच्चों का, पर आप लोगों के लिए वो नहीं कट करेंगे। ठीक है, तो मैंने लास्ट ईयर भी करवाई थी, मैं इस साल भी करवाऊंगी। ठीक है, तो इसीलिए 5 की 5 एप्लीकेशन हम डिस्कस करेंगे। गॉट इट? तो अब देखना क्या होगा, क्योंकि अगर आप वो वाली नहीं लर्न करोगे तो आपको 5th एप्लीकेशन नहीं आती है, फिर इसका मतलब 5th ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है, तो वो मेन पार्ट आप मिस कर जाते हो वहां पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं ये थ्योरम क्या स्टेट करती है। अच्छा, इसकी लाइन एक भी इधर से उधर वर्ड नहीं करना है आपने।
अब ये थ्योरम बोलती है, इट स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब पूरी की पूरी जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a surface, या फिर सरफेस एरिया और रीजन, कुछ भी बोल लो, सरफेस एरिया या फिर स्लैश करके मैं रीजन भी लगा ही देती हूँ आपको, ठीक है, कुछ भी लिख देना, ठीक है। रीजन इज इक्वल टू, अब ये किसके बराबर होगी देखना, इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, 1 बाय क्या है, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज enclosed inside it, enclosed inside it, ठीक है, क्लियर। अब ध्यान से सुनना, ये क्या बोल रहा है, इट स्टेट्स दैट जितनी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके बराबर होगी, किसी भी रीजन से पास करती हुई वो किसके बराबर होगी, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज enclosed inside it। अब यहाँ पे तो मतलब मुझे इनसाइड इट, क्या इनसाइड स्पेशल वर्ड भी है यहाँ पे, इनसाइड इट की जगह यहाँ पे लिखो इनसाइड गॉसियन सरफेस। अब मैं वो सिखाऊंगी कि आपको वो गॉसियन सरफेस कैसे होते हैं और क्या होता है, ठीक है। अब ये सारी थी इसकी डेफिनेशन की बात, इससे तो किसी को भी इतनी अच्छे से समझ नहीं आता, पर अगर मैं मैथमेटिकली लिखूंगी तो देखना आप 2 मिनट में समझ जाओगे। क्या बोला था उसने, इट स्टेट्स दैट, ठीक है, ध्यान से, इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस एरिया या रीजन, जो भी आपने बोलना है वो बोलो, इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड। कितना चार्ज होगा, सपोज कर लेते हैं अभी Q है, तो इसका मतलब जो इसका फॉर्मूला बना वो क्या बना, फाई इज इक्वल टू Q बाय, ये उस लॉ ने हमारे पास दिया था। देखो क्लियर हुआ? यस मैम। गॉट इट? ठीक है, ऐसे अगर हम वर्ड्स में लिखते हैं तो थोड़ा सा ऐसे अनक्लियर सा रहता है, इसमें आपको समझ आ गया, ठीक है। अब ये समझते हैं कि उसने गॉस थ्योरम तो उसने दे दी, पर ये गॉसियन सरफेस का क्या चक्कर है, मतलब साधारण सरफेस ही होना चाहिए था ना, मतलब जैसा हम नॉर्मल सरफेस कंसीडर करते हैं, कोई भी शीट उठा लो या कुछ भी, तो उसने बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं आप लोगे, मैं कुछ सरफेसेस अलॉट करूंगा, मतलब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, आपको वो फॉलो करनी है। तो हमने बोला ठीक है हम वो फॉलो कर लेते हैं, गॉसियन सरफेस, ठीक है, क्योंकि गॉस एक साइंटिस्ट था, ठीक है, गॉस ने हमारे पास बहुत सारा कुछ मैग्नेटिक फील्ड के उसमें किया हुआ था, फिर जो वो मैग्नेटिज्म कर रहा था तो उसने सोचा कि अरे यहाँ पे तो कूलम ही छा रहा है, तो एक बार मैं भी यहाँ पे एक लॉ दे जाता हूँ, पर उसने इतनी छोटी सी बात कही, उससे ही 5-6 एप्लीकेशंस बन गई, ये बात कही थी उसने, पर इससे 5-6 एप्लीकेशंस बन गई। और देखना अगर आप वो 5-6 एप्लीकेशन खुद से करने बैठोगे ना, मतलब रैंडमली करने बैठोगे, तो आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। जैसे वो एक आजकल यूट्यूब पे वीडियोस बड़ी फेमस हुई है, अलग पांडे लग रहा है शोर शोर मचा मचा के, ये सर्कल है ये है, ठीक है ना, अगर आप ऐसी वीडियोस भी देखोगे तो वहां पे ट्रिक नहीं होगी, पर यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक ट्रिक दूंगी, आपको हर बार वही ट्रिक यूज करनी है, सिंपल, ठीक है। और अगर आप वो ट्रिक यूज करोगे आपको कोई क्रैम करने की जरूरत नहीं है, 2-3 पेजेस की है वो जो डेरिवेशन है पर्टिकुलर एक एक एप्लीकेशन की, ठीक है। तो आपको कोई क्रैमिंग नहीं करनी पड़ेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा, इजीली आपके अभी दिमाग में चली जाएगी जैसे ही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले गॉसियन सरफेस को देख लेते हैं। देखो जब भी आप डिस्कस करोगे ना गॉसियन सरफेस, ये बिल्कुल कैसा होगा, इमेजिनरी। अब जैसे मैं ये सोच लूं कि ये जो शीट है ये मुझे मैम? दिख रही, हाँ जी प्लीज। मैम इसकी डेरिवेशन भी है कोई? हाँ गॉस थ्योरम की डेरिवेशन आएगी अभी, फिर उसके बाद इसकी 5 एप्लीकेशंस आएगी, ये तो इसकी डेफिनेशन है, दिस इज जस्ट डेफिनेशन, मतलब इंट्रोडक्शन है कि मतलब क्या डिराइव करना है हमने, और एक्चुअली में उसने फाइनल फॉर्मूला क्या दिया था, ये वो वाली बात है, ठीक है। अच्छा तो चलो Yes, अब ma'am. हम ओके, तो अभी हम आगे चलते हैं, ठीक है। देखो ये गॉसियन सरफेस क्या बोल रहा है कि ये साधारण सरफेस नहीं है, ये ऐसा सरफेस है इमेजिनरी। जैसे अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो मेरे मन में होंगी ना, अगर
सपोज करते हैं मैं यहाँ पे दो चीजें बनाती हूँ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो अब आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना ली हुई है, तो कुछ जो बच्चे होंगे उनके दिमाग में खुद ब खुद हो जाएगा कि पॉजिटिव से ये बाहर आ रही है और नेगेटिव के इनसाइड जा रही है, पर एक्चुअली में ये सिस्टम ऐसे ही बैठा होगा, है ना। तो अगर आप लोगों को बोला जाए कि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में देखो, तो आप फटाफट से ऐसे देखोगे इसको, राइट। तो कहने का मतलब है कि वो हमारे पास इमेजिनरी थी, है ना। तो ऐसे ही हमारे पास जो गॉसियन सरफेस होगा ना, किसी भी चार्ज के अराउंड, जैसे ये चार्ज बैठा है तो मैं इसको इमेजिनरी रख लूंगी कि इसके अराउंड हाँ ऐसा सरफेस होगा, कोई कैसा भी होगा वो अभी हम देखते हैं कि कैसा होगा। ऐसा भी बन सकता है, आड़ा टेढ़ा भी बन सकता है, कैसा भी बना लो, जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही वो बनाना है, ठीक है, सर्कुलर ही बनाना है। आप इसको टेढ़ा मेढ़ा भी बना सकते हो, इसका कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको सिमेट्रिक रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, it is an imaginary closed surface, ठीक है, which includes a charge, ठीक है। मतलब इतना जरूरी होना चाहिए कि जिसके अंदर चार्ज जरूर हो, ठीक है ना, या इंक्लूड्स लिख लो या एनक्लोजेस अ चार्ज लिख लो, ठीक है, आपकी मर्जी है, कुछ भी वर्ड लिख लो, एनक्लोजेस अ चार्ज, ठीक है, कुछ भी लिख लो। सेकंड पॉइंट है आपके पास हमेशा ये होना चाहिए, इट डज नॉट मैटर, इट कैन बी ऑफ, ऐसे लिख लेते हैं, इट कैन बी ऑफ एनी शेप एंड साइज। तो ये किसी भी शेप एंड साइज का होना चाहिए, ठीक है। एक सेकंड में इसको क्लिक कर लूं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, किसी भी शेप एंड साइज का हो जाएगी। तो शेप एंड साइज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे स्क्वायर बॉक्स के इनसाइड पे चार्ज रख लो, ठीक है, चाहे आप रैंडम कोई शेप की बॉडी के इनसाइड आप चार्ज रख लो, बट ये अब ये और ये चाहे सर्कुलर बॉडी के इनसाइड रख लो, अब ये है सारे हमारे पास क्या है, गॉसियन सरफेस है, हमें और किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, ये गॉसियन सरफेस ही होने चाहिए, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट पूछती हूँ मैं आपसे, ठीक है। अब इधर ही नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई डाउट तो नहीं है, तो मैम ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखो अब आप लोगों से मैं एक बात पूछूंगी, शायद आप लोग इसको क्लियरली बता पाओ। थर्ड, ये बनाया मैंने चार्ज, ठीक है, और ये है हमारे पास बॉडी, तो गॉसियन सरफेस बन गया, ठीक है। तो क्या ये गॉसियन सरफेस होगा? नो मैम, क्यों? मैम इसके अंदर नहीं है ना चार्ज। तो फिर इसका मतलब कि क्या ये मेरे पास फ्लक्स देगा? क्योंकि फ्लक्स की प्रॉपर्टी क्या थी, फाई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स फ्लक्स, मतलब जो गॉस थ्योरम ने दिया था उसने क्या बोला था, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इनटू चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस। अब इसके अंदर चार्ज इनक्लोज नहीं है तो मैं क्या लिखूंगी, 0। तो इसका मतलब फ्लक्स कितनी हुई इसकी, 0। 0। गॉट इट। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे 1-1 मार्क में पूछे जा सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है देखो, पर आपको उस टाइम पे पॉइंट्स याद नहीं रहेंगे, ठीक है। अब ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इंक्लूड्स नंबर ऑफ चार्जेस, है ना, ऐसे बहुत सारे चार्जेस भी ये इंक्लूड कर सकती है गॉसियन सरफेस। देखो मैं हर बार जानबूझ के टेढ़ी बना रही हूँ, पर मैं क्लोज्ड बना रही हूँ, ठीक है। जैसे अब मैं ये वाली भी बना सकती थी, देखो ऐसे, तो क्या ये फ्लक्स देगी मुझे? नो मैम, वाई? मैम मैम क्योंकि एनक्लोज्ड नहीं है ये। यस, क्योंकि ये क्या है, ओपन है, गॉट इट, ठीक है। अब देखो सारी मैं क्लोज बना रही हूँ, ठीक है, और मैंने क्या बोला कि ये नंबर ऑफ चार्जेस भी ले सकते हो, तो जैसे चार्ज Q1, चार्ज Q2, चार्ज Q3, बस इतने से रखते हैं, ठीक है, फिगर भी हमारी सुंदर दिखनी चाहिए। तो अब फाई आया, तो इसका मतलब हमने तो प्रॉपर्टी पहले से फर्स्ट डे से हमने पढ़ रखी है, फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ रखा था क्या, कि चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। वेरी गुड पलक, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, ठीक है ना। मैं सिर्फ एक चीज नोटिस कर रही हूँ, पलक वही पॉइंट पे हिट करती है बिल्कुल जो मेरे को चाहिए होता है, बाकी लोग नहीं करते। तो मतलब कहने का मतलब, समेशन लगाने का मतलब है, अगर आपके पास बहुत सारे चार्जेस होंगे तो आप बहुत सारे रख लेना। अब आप लोग मुझे बताना कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिफ्थ पॉइंट ये आ रखा था किसी के 1 मार्क में लास्ट ईयर के, किसी के स्टार्टिंग पेपर्स में जो मिड टर्म होते हैं आपके, ठीक है। इफ a Gaussian surface and Gaussian surface लिख सकते हैं, includes electric dipole, then
5 will be, लो एक मैंने गॉसियन सरफेस बनाया, ठीक है, डाइपोल बनाओ डाइपोल। मैम 5 will be 1/epsilon0 into electric dipole upon 2L. हाँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल अपॉन 2L क्यों लूंगी मैंने यहाँ पे कहाँ पे डिस्टेंस की बात की? यहाँ पे तो मैं एक ही बात बोल रही हूँ। हाँ जी अमन मैम मीत, पर हाँ जी बोलो कौन बोल रहा था? महक, क्या आंसर आना चाहिए? हाँ जी महक, क्या आंसर आना चाहिए? ईशा, चंदनप्रीत, मैम Q upon 2L। भाई वाई क्यू अपॉन 2L? पहले मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रिक डाइपोल का तो पहली बात, इलेक्ट्रिक डाइपोल का तो जो फॉर्मूला है वो होता है P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। पहले तो मैं तुम लोगों को ये समझा दूं, ये होता है फॉर्मूला। अब अपॉन कहाँ से आया ये नहीं मुझे पता, या तो तुम लोग भूल गए या फिर मैंने गलत पढ़ा दिया। मैं वो वाला पेज निकालने की कोशिश करती हूँ, लोग सामने मिल गया, ये मैम वाला अपॉन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर हम बात कर रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के चार्ज ऊपर की वैल्यू निकाल के वहां पुट के नो इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू निकाल रहे हो ना आप, तो अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल से चार्ज की वैल्यू निकालोगे तो इट मस्ट बी P अपॉन 2L, तो यू आर सेइंग Q अपॉन 2L। मैम पी मैंने ये बोला इलेक्ट्रिक डाइपोल अपॉन 2L बोला था। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल अपॉन 2L, नहीं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं लिखना है, देखो इतना नहीं सोचना है, सीधी सी बात। क्योंकि शायद मैंने वो वाला पेज भी करवा दिया, क्योंकि मैंने अभी आपको गॉसियन सरफेस क्या एक्सप्लेन किया है, 1/epsilon0 टाइम्स इनटू चार्ज इनक्लोज्ड। क्या बोल रहा है? इनटू चार्ज इनक्लोज्ड। तो आपको सिर्फ किनको देखना है? चार्जेस को देखना है। तो इसका मतलब कि सिंपल था, -Q ब्रैकेट में चार्जेस एडिटिव नेचर होते हैं, एक +Q, तो -Q +Q क्योंकि इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं और ऑपोजिट चार्ज होते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका मतलब उसकी वजह से फ्लक्स कितनी होगी? मैंने कहा तो था। हाँ, मेरे को तभी मैंने आपसे दोबारा से भी पूछा था कि प्लीज आप मेरे को बता दो, पर ऑडियो आई नहीं आपकी। ठीक है, बिल्कुल सही था, अगर आपने पहले ही मेंशन कर दिया 0 तो देखो ज्यादा नहीं सोचना। वो वहां पे करते थे हम ड्यू टू एक्सियल और उसकी वजह से कि P आना जरूरी है। यहाँ पे सीधा सिर्फ आपने क्या देखना है? चार्ज को देखा और आपने देखा कि चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट है, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि सिर्फ आप क्या बोलो गॉस थ्योरम क्या बोल रही है? 1/epsilon0 टाइम्स इनटू चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस, राइट? तो हमें बस उतना ही देखना है। और ये 5 पॉइंट्स, तो क्या सबको 5 पॉइंट्स क्लियर है? मतलब मैंने सारी पॉसिबिलिटीज ले ली, इससे बाहर तो नहीं कुछ भी आता। क्लियर है? यस। अब देखो सिंपल सा इसका प्रूफ करते हैं, पर इसका प्रूफ करने से पहले ना मैंने आपको एक और चीज समझाई थी, तो वो कहाँ समझाइए? वो एक सेकंड में को वो पेज ढूंढने दो। अब मैंने वो इंटेग्रल सा कुछ समझाया था ना आपको, ऐसे इंटेग्रल सा लेके, हाँ वो मिल गया, ये रहा, ये देखो, ये समझाया था ना मैंने आपको इंटीग्रेशन का, कि अगर सिंगल इंटीग्रल आ जाए मतलब DL आ जाए, मतलब लाइन इंटीग्रल आ जाए, तो इसका मतलब आपको क्या लेना है? ये तो इसके आगे 2 लगाया हुआ है ना, तो क्या लेना है? सर्कमफ्रेंस, मतलब छोटे छोटे टुकड़े मिला के एक पूरा सर्कल बनाएंगे, तो आपको सर्कमफ्रेंस लेना है। अगर एरिया का कभी आ जाए तो आपको क्या लेना है? सर्कल दिया हुआ है तो आपको एरियल, है ना। अगर वॉल्यूम दिया होता तो मैंने स्फीयर का वॉल्यूम ले लिया है ना, तो स्फीयर का कितना आएगा? 4/3 पाई r³ है ना। तो मैंने ये यहाँ पे स्फीयर का कंसीडर कर लिया था। स्फीयर मतलब जो भरा हुआ 3D में होगा, ठीक है। वॉल्यूम तो वैसे भी 3D का ही आएगा। गॉट इट? तो इसका मतलब आज आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए। किसी को कोई अभी भी प्रॉब्लम है तो मेरे को बता दो कि इंटेग्रल साइन का मतलब क्या हुआ, कि छोटे छोटे टुकड़े सर्कमफ्रेंस दे देंगे, अगर एरिया आ गया तो पूरा एरिया लिखना है उस चीज का, वॉल्यूम आ गया तो पूरा वॉल्यूम लिखना है ना।
ये क्लियर है ना सबको? ये सिर्फ मैं सर्कल के बारे में ले रही हूँ, कल को बुक्स वाले सॉरी बोर्ड्स वाले आपको कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, रैंडमली आपको कोई भी स्फीयर, ठीक है, स्फीयर के अलावा क्यूब दे सकते हैं, रेक्टेंगल दे सकते हैं, सिलेंडर दे सकते हैं, तो वो धीरे धीरे आपको बॉडीज अभी आप लोग जज करोगे, ठीक है। तो अब लिखो फिर वेरी इंपॉर्टेंट विच इज प्रूफ ऑफ, ठीक है, प्रूफ गॉस थ्योरम, ठीक है। चलो इसको प्रूफ करते हैं। अब इसको प्रूफ करने के लिए बहुत ही बढ़िया सी चीज करेंगे, हम क्या कंसीडर करेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज क्यू कंसीडर करेंगे, ठीक है। क्यू कंसीडर करेंगे किसके, इन द सेंटर ऑफ सम बॉडी, ठीक है, 2D में बॉडी कंसीडर करेंगे सर्कुलर, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि उसका जो सरफेस एरिया है वो कितना है, ऐसे, गॉट इट, क्लियर। अब वहां से उसी के ऊपर, उसी ये सरफेस वाली बॉडी के ऊपर मैं छोटा सा सरफेस एलिमेंट कंसीडर करूंगी, मैंने छोटा सा सरफेस एलिमेंट कंसीडर कर लिया। अगर ये मैंने छोटा सा ds एलिमेंट कंसीडर किया है तो इसका जो वेक्टर जाएगा वो कहाँ पे जाएगा, आउटवर्ड, यही बोला था मैंने। अब देखो पूरी फिजिक्स में यही चलेगा, क्योंकि मैंने आज ही आप लोगों को क्या सिखाया है कि अगर आप एरिया वेक्टर लोगे 1D 2D कोई भी बॉडी का, तो एरिया वेक्टर आप कैसे लोगे, ds लोगे, छोटा सा टुकड़ा s सरफेस एरिया होगा, ds वेक्टर मस्ट बी आउटवर्ड्स, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ये कंसीडर कर लिया कि स्मॉल एलिमेंट है, इन दी आउटवर्ड डायरेक्शन है, सब कुछ हो गया। अब एक बात बताओ, पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो होगा ना, ये तो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहाँ पे होगा, कौन सी डायरेक्शन में आएगा, कैसे होगा, बता दो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज विल बी आउटवर्ड डायरेक्शन, इन आउटवर्ड डायरेक्शन। ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा आउटवर्ड तो बना दिया, लो मैं यहाँ से बाहर बना दूं कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस बनाओ, परपेंडिकुलर लो मैंने परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड्स भी होगा, है ना, बाहर की तरफ, क्लियर। अच्छा पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो फिर इसका मतलब जो भी पूरी लाइंस लिखनी थी उनको मैं फटाफट से लिख देती हूँ, सो दैट कि आप लोगों को एक और बार रिवीजन हो जाए। तो ऐसे लिखोगे आप एग्जाम में, कंसीडर पॉजिटिव चार्ज Q in the center of the body having surface area capital S, ठीक है। Also consider small surface element, length element मत लिख देना गलती से, ठीक है, surface element ds having direction outwards, ठीक है। फिर उसके बाद बोलोगे वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव Q चार्ज विल बी, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बोल दोगे और साथ में लिख दोगे कि आउटवर्ड डायरेक्शन में था, बाहर की तरफ, ठीक है, सबको क्लियर है। अब इसका फॉर्मूला कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लस Q चार्ज की वजह से फॉर्मूला कितना आएगा, मैम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। हाँ क्योंकि मैंने सॉरी मैंने यहाँ पे डिस्टेंस नहीं कंसीडर किया हुआ, आप यहाँ पे मेंशन कर दो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R है इन जनरल, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट है P, सेंटर पे पॉइंट है O, तो हमेशा यही पॉइंट्स रखते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या बनेगा हमारे पास Q बाय R स्क्वायर, ठीक है, क्या बनेगा Q बाय R स्क्वायर, गॉट इट, ठीक है। चलो नेक्स्ट चले। अब देखो, अब ये तो आ गया कि हमारे पास ये तो वो वाली बातें हैं जो पहले से पड़ी हुई हैं। अब आधे से ज्यादा बच्चों को मेरे को ये सबसे बड़ा बुरा लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक को ही पता है, बाकियों को पता ही नहीं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? मैंने क्या कोई पलक की स्पेशल क्लासेस ली हैं? बार बार बोल रही हूँ कि ये लेक्चर्स अपडेट हो रहे हैं बुद्धुओं, तुम फटाफट जाके उसको पढ़ो, रीड करो, ठीक है। जितनी बार हो सके उतनी बार देखो, क्योंकि जब तक वो अपडेटेड है तब तक तो तुम करो,
ये एक तरह की यही तो तुम्हारे लिए लाइव क्लास हो जाएगी। अब देखो ध्यान से, अब फ्रॉम मैम मुझे डेफिनेशन, आंसर। हाँ जी मैम बोलो मुझे बोलो। पता था। अच्छा आपको पता था, वेरी गुड आंचल। ठीक है, पर नेक्स्ट टाइम से फिर आप अलग से पहले बोलना, ठीक है। अब चलते हैं फ्रॉम डेफिनेशन, ठीक है। अब फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ किसकी, ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब चलो महक आप बता दो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या डेफिनेशन पढ़ी है आज हमने। ये तो आज ही पढ़ी। The number of electric field line passing through a particular area. ठीक है, और फॉर्मूला क्या पढ़ा। मैम d phi is equal to E ds cos theta. हाँ अब यहाँ पे टोटल लगाना है ना मुझे, क्योंकि मुझे टोटल फ्लक्स निकालनी है, तो हमेशा अब मैं टोटल ही देखूंगी, ठीक है। तो हमेशा यही वाला फॉर्मूला यूज करूंगी व्हेनेवर आई एम सेइंग फ्रॉम डेफिनेशन, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब आया एक्चुअल पॉइंट। जो ये बातें अभी हमने की है ना, जो ये डायग्राम की है, ये आगे चलकर आप देखोगे पूरी ऑलमोस्ट फर्स्ट यूनिट में सेम ऐसी चीजें हो रही है। आज आप पहली बार कर रहे हो, फिर आप क्रैम ही हो जाएगा ये एक तरह से। ईडीएस है, अब ईडीएस है, डॉट प्रोडक्ट है। अब इसका मतलब इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगी, ईडीएस कॉस, कॉस कौन सा एंगल, कॉस थीटा का कौन सा एंगल, ई इस तरफ को है, डीएस इस तरफ को है, दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल 0 0 डिग्री। कॉस 0 कितना होता है 1 1। तो इसका मतलब मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, सिर्फ खाली ई डी एस, है ना। पर अब मुझे एक और चीज याद आई, ई बीइंग कांस्टेंट क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एक कांस्टेंट होता है, जिसको मैं क्या करूंगी बाहर निकालूंगी। वेरी गुड। तो इसलिए फॉर्मूला को आगे बढ़ाते हुए फाई इज इक्वल टू ईडीएस ये था। अब मैं दोबारा से यहाँ पे ई मैम को ये is बाहर, equal to के बाद क्या लिखा है मैम, इसे क्या बोलेंगे? ये E से यस मैम। इसको हम बोलेंगे डबल इंटेग्रल क्लोज्ड में। आप सीधा इतना बोल दो ईडीएस इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस, ठीक है ना, ओके मैम। सीधा कि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस। बस इतना याद रखना कि जब आप लिखोगे तो आप डबल लगाओगे और सर्कल लगाओगे। डबल लगाने का मतलब है क्योंकि सरफेस एरिया है, क्लोज इसलिए क्योंकि वो जो चीज है वो बंद है, जो हमने बॉडी कंसीडर की है वो क्लोज्ड है, ठीक है। अब ई कांस्टेंट है, उसको मैंने बाहर निकाल लिया। डीएस है तो इसकी जगह पे क्या करूंगी मैं, मैम पाई आर स्क्वायर। हाँ पर मैंने, क्योंकि इतना याद रखना, एक सेकेंड, मैंने लिए 3D में बॉडी, मतलब कि मैंने जो बॉडी कंसीडर की है वो 3D में है, मतलब एक स्फीयर है, स्फीयर। तो स्फीयर का कितना होगा सरफेस एरिया, वो सर्कल था ना, वहां पे सर्कल था, ये 3D में है, तो स्फीयर का सरफेस एरिया, बिकॉज बॉडी इज स्फेरिकल, ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ई की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। किसी को ये इसमें प्रॉब्लम है फिर से पूछो, ये वाली बात में किसी को कोई प्रॉब्लम हुई। देखो मैंने आपको समझा रखा था कि अगर डीएल आए, क्योंकि ये सर्कल था, यहाँ पे मैंने सर्कुलर बॉडी की थी तभी मैं सरकमफ्रेंस लेती हूँ। अगर मैं स्फेरिकल बॉडी कंसीडर करूंगी तो मैं, अगर मैंने ये स्फीयर था तो स्फीयर के लिए अगर मैं डीएस लिखूंगी तो फॉर स्फीयर के लिए डीएस आएगा 4 पाई r² या a² जो भी होगा, ठीक है। अगर सर्कल होगा तो उसके लिए इतना होगा, अगर स्फीयर होगा तो उसके लिए इतना होगा, ठीक है। इज इट क्लियर। चलो अब यहाँ पे आगे चलते हैं। तो ई की वैल्यू तो मुझे ऑलरेडी पता थी, ई की तो मैंने पिछले, ये देखो यहाँ पे डेरिवेशन में ही अभी सॉल्व करते करते, हम प्रूफ करते करते लिख रहे थे, तो मैं यहाँ से ही पिक कर रही हूँ यूजिंग 1, ठीक है, मेंशन कर देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी यूजिंग 1, ठीक है, Q/r², ब्रैकेट में 4 पाई r², और यहाँ पे लिख दूंगी ब्रैकेट में यूजिंग 1, ठीक है। अब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r² से r² कैंसिल, तो इसका मतलब फाई इज इक्वल टू कितना बन गया, Q/epsilon तो इसका मतलब इसके नीचे मैं क्या लिखूंगी, Gauss law is proved. या हेंस प्रूव्ड। वेरी नाइस। क्लियर है सबको, इज इट क्लियर विद एवरीवन। यस मैम। अच्छा अब चले आगे, अब इसकी एप्लीकेशंस को देखते हैं कितनी टफ है और कितनी इजी है, ठीक है। चलो एप्लीकेशंस को डिस्कस करते हैं।
अब देखो हिंट लिखती हूँ पहले तो सबसे बड़ा एप्लीकेशंस को करने के लिए ना, आप लोग इस हिंट को भी कहीं बॉक्स कर लो, ठीक है, जो हिंट करना है हमने एप्लीकेशंस के लिए। देखो हमेशा होगा क्या, दो ही चीजें होंगी, ठीक है, और आपने वही करनी है। सबसे पहले मैं आपको बोला करूंगी कि फ्रॉम फिगर फ्लक्स निकालो, ठीक है, आप पहले फ्रॉम फिगर फ्लक्स निकालोगे, फिर आप बोलोगे फ्रॉम गॉस थ्योरम से फ्लक्स निकालोगे, फ्रॉम गॉस थ्योरम फ्लक्स, फिर आप क्या करोगे, कंपेयर 1 and 2, दोनों फ्लक्स को आपस में कंपेयर कर दोगे, ठीक है, तब आपका क्या आ जाएगा, आंसर। इज इट क्लियर? यस मैम। क्लियर है सबको? अच्छा, पर मैं ऊपर देख रही हूँ कि अभी हमारी क्लास को 7 मिनट्स है, तो एप्लीकेशन तो इसमें होने नहीं वाली है, तो एक न्यूमेरिकल करवा देती हूँ, ठीक है, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम गॉस थ्योरम के ऊपर, ठीक है, मैंने सोचा था एंड में करवाऊंगी, पर पहले ही करवा देते हैं अभी, ठीक है। चलो लिखिए जरा, अब जो न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं उनको ध्यान से देखना। अब है ऐसे कि आपके पास ना एक क्वेश्चन, क्या मतलब सारा कुछ डायग्राम में होता है, ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, कैलकुलेट नंबर 1 टोटल फ्लक्स, ठीक है, नंबर 2 फ्लक्स थ्रू 1 फेज, ठीक है। देखो एक मैं सिखाऊंगी, नेक्स्ट वाला आप लोग खुद करोगे, ठीक है, तो कैलकुलेट करना है और फिगर दे रखी होगी आपको, ठीक है, फिगर कुछ इस तरह से होगी, चल ही नहीं रहा, ठीक है, ये उन्होंने क्यूब लिया, क्यूब लिया, ठीक है, सेंटर में क्यू चार्ज है, ठीक है, तो चलो इसकी वजह से आंसर्स निकालते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट आंसर हमारे पास क्या है, फर्स्ट आंसर देखते हैं, बताओ जरा फर्स्ट आंसर क्या आएगा, टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स कितनी आएगी, क्यूब एप्सिलॉन। सीधा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, देखो कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट तो आ गया, पर अब फ्लक्स थ्रू 1 फेज कितनी आएगी वो देखनी पड़ेगी। तो देखो ये तो थी टोटल फ्लक्स, है ना, इसको हम दे देते हैं 5, है ना। अब निकालनी है थ्रू 1 फेज, इसको 5 डैश बोल देते हैं। तो कितने चेहरे होते हैं क्यूब के, मैम 6। है ना, तो 5/6 मतलब टोटल फ्लक्स का 6th पोर्शन आएगा, 6th हिस्सा आएगा। तो 5 डैश इसमें इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ इंटू 6, तो इसका मतलब हमारे पास आंसर कितना आ गया, 5 डैश इज इक्वल टू Q/6 एप्सिलॉन नॉट। समझ आया सबको? यस मैम। मैंने 6 क्यों किया, ये देखो ये थी टोटल, मतलब ये हर तरफ को फ्लक्स जा रही है। अब एक चेहरे के ऊपर देखनी है तो कोई भी चेहरा ले लो, फ्रंट ले लो, बैक ले लो, अपर ले लो, बिलो ले लो, ठीक है। तो इसका मतलब कि उसका 6th हिस्सा आ जाएगा, कोई भी एक सिंगल फेज पे जाए तो उसका 6th पोर्शन जाएगा, तो इट विल बी 5/6, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वाला है उसको देखना, वो थोड़ा समझना मुश्किल होगा, बिकॉज यहाँ पे क्या था, सेंटर पे प्लेस था। अब जो नेक्स्ट वाला है वो है हमारे पास ट्रिकी, उसमें क्या बोलते हैं, अच्छा उसके ना कई आंसर्स है, ठीक है, पता नहीं मेरे को, आई फाइंड इट दिस वन इज अप्रोप्रिएट, पर अगर आप देखोगे तो आप उसको कई आंसर्स निकलते हैं, ठीक है। उसमें क्या था कि इफ चार्ज इज प्लेस्ड एट 1 कॉर्नर, ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम आ गई कि चार्ज इज प्लेस्ड एट 1 कॉर्नर, एक कॉर्नर पे। अब मैं जान पूछ के ना इधर बना रही हूँ कॉर्नर, क्योंकि मैंने डायग्राम अब ऐसे ले ली, ठीक है, बनाना तो अपर वाला होता है, कोई भी ले लो, 1 कॉर्नर। अब ये क्योंकि देखो, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई कि अब ये सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक समझ रहे हो, गॉसियन ने या पॉइंट चार्ज ने हमेशा क्या बोला था कि मेरा जो चार्ज होगा वो हर तरफ इक्वल फ्लक्स फैलाए, हर तरफ इक्वल फ्लक्स होनी जरूरी है, ठीक है। तो मतलब ये पॉइंट रहेगा कि जो फ्लक्स रहेगी वो हर जगह पे सेम और इक्वल होनी जरूरी है, ठीक है, वो बताओ। तो सेम और इक्वल करने के लिए मैं क्या करूंगी, तो मैंने क्या किया, उसको सेम या इक्वल करने के लिए व्हाट आई डिड, मैंने इमेजिन कर लिया कि ये एक क्यूब है ना, तो इसके साइड पे भी एक क्यूब रख देती हूँ, ठीक है। अब साइड पे तो इसको स्पेस मिल गई, ऐसे ही इसके पीछे भी एक क्यूब रख देती हूँ, ठीक है, रख दिया।
अब ऊपर वाली साइड तो ये सिमेट्रिक हो गई, पर नीचे वाली साइड उस पॉइंट चार्ज के लिए सिमेट्रिक नहीं हुई, तो नीचे भी एक क्यूब रख दिया मैंने, ठीक है, इस तरह से। ऐसे ही इसके नीचे भी एक क्यूब रख दिया, ऐसे पीछे वाले के लिए भी एक क्यूब रख दिया, और ऐसे नीचे 4 क्यूब और ऊपर 4 क्यूब। अगर मैं आपको दिखा पाती हूँ या आप इमेजिन करो, तो एक कॉर्नर पे कोई एक आपके पास मोटी बुक होगी, कोई भी एक फिजिक्स या किसी चीज की, उसके एक कॉर्नर पे आप चार्ज रख दो, उसके एक अगर आप कॉर्नर पे चार्ज रख दोगे तो उसकी जो आसपास की 3 साइड्स होंगी वो तीनों सिमेट्रिक नहीं होगी। उसको सिमेट्रिक बनाने के लिए मैंने क्या किया, इधर भी एक बुक रख दी, पीछे भी 2 बुक्स रख दी, फिर अब ऊपर वाला रीजन तो सिमेट्रिक हो गया, पर नीचे से चार्ज फिर भी अनसिमेट्रिक है, मतलब ओपन एयर में है, तो ऐसी 4 बुक्स नीचे रख दो। अब वो जो कॉर्नर होगा वो सेंटर में आ गया सारे चार्जेस के, यस मैम। है ना। अगर आप समझ पा रहे हो तो चार्ज वो जो है वो सेंटर में आ गया। इसका मतलब कि अब अगर टोटल फ्लक्स देखो तो सिर्फ उस चार्ज की वजह से अब जो टोटल फ्लक्स आएगी फाई, वो कितनी होगी, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब अगर पूछा जाए टोटल फ्लक्स या फ्लक्स ड्यू टू 1 क्यूब, एक क्यूब के कितने हिस्से आई, तो मैं उसको क्या बोलूंगी, क्यूब के लिए 5/8, है ना। 8 क्यूब्स है ना उस सेंटर वाले चार्ज के, 4 आगे 4 पीछे, या फिर ऐसे बोल लो 4 ऊपर 4 नीचे, है ना। तो एक क्यूब के हिस्से कितना आया, 8वां हिस्सा, है ना। और अगर देखा जाए तो उस 8वें हिस्से का भी फ्लक्स ड्यू टू 1 फेस, एक चेहरे के लिए, तो उस चेहरे के लिए भी क्या आया, जो क्यूब है उसका 6th हिस्सा, है ना। उस एक क्यूब पे जितना आया टोटल आ गई उसके पास, ठीक है। अब उस जो टोटल आई वो 8वां हिस्सा आया था, पर उसके जो एक फेस है उसके ऊपर तो कितना आया, 6th हिस्सा ही आया ना उस टोटल वाले का। इज इट क्लियर, यस समझ मैम। आई। किसी को कोई भी बात इसमें क्लियर नहीं है तो वो प्लीज पूछो, यू हैव टाइम, प्लीज आप पूछो मेरे से ये बात। किसी को कोई भी बात नहीं समझ, मैम मैं 8 वाला नहीं समझ आया हूँ। 8 वाला नहीं समझ। अब ये अच्छा मैं ना ऐसे इमेजिन करवाती हूँ, वैसे मैं करवा नहीं पाऊंगी क्योंकि ये 3D फिगर है, तो अगर हम लाइव में होते तब ज्यादा होता। अब मैं ऐसे इमेजिन करवाती हूँ, सपोज करते हैं, ठीक है। ये जो कैप है ना ये ऐसे रख लेते हैं, एक ये कैप को इस तरह से सराउंड कर दिया, एक मैंने इस पेन से सराउंड कर दिया, ठीक है, एक मैंने इस पेन से सराउंड कर दिया ऐसे, ठीक है। अब मैंने जो लास्ट कॉर्नर था उसको मैंने दूसरी कैप से सराउंड कर दिया, मतलब मैंने अपनी तरफ से ये 4 से सराउंड कर दिया। पर अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 ने ऊपर से तो सराउंड कर दिया इस वाली कैप को, पर जो नीचे वाला पोर्शन है, बॉटम वाला पोर्शन है, वो तो उसके लिए ओपन ही है ना। यस मैम। मतलब अगर आप समझो, अगर आप इस बात को समझो, या फिर ऐसे बोल लो कि मैंने ऊपर ऊपर वाली साइड से इसको सराउंड कर दिया, नीचे नीचे वाली साइड से इसको नहीं सराउंड किया, क्योंकि तभी वो 3D में दिखेगी। अभी अगर मैं आपको एक पेज दिखा रही हूँ तो ये 2D फिगर है ना। 3D कब होगा, अगर उसके नीचे वाला भी आपको दिखाई दे, एक 3D फिगर होगा, जैसे घूमती हुई फिगर आएगी, तभी आपको दिखेगा कि हाँ इसका बॉटम एंड ऐसा है, इसका अपर एंड ऐसा है। तो अब अगर देखा जाए तो इसकी वजह से एक हिस्से पे देखना है मुझे, जैसे 1 क्यूब पे हिस्सा देखना है, तो अब मैं देखना चाहती हूँ इसकी वजह से ये ब्लू वाले पेन पे कितना इफेक्ट होगा। पहले टोटल का निकाल लिया मैंने, वो टोटल का कितना आया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, वो हर जगह पे सिमेट्रिक है ना। अब अब देखो 4 ऊपर है और 4 नीचे लगे हुए हैं, तो इस क्यूब के ऊपर, ये एक ही क्यूब है ना, ये तो एक ही है, तो इसके ऊपर कितना असर आएगा, टोटल का 8वां हिस्सा, टोटल का 8th हिस्सा ही आएगा ना। यस मैम। राइट। तो इसका मतलब कि टोटल का 8th हिस्सा आया एक क्यूब पे। अब सारा कुछ हटा दो, ठीक है, सारा कुछ हटा दिया, अब 8th हिस्सा आ गया इसके ऊपर। अब इसने अपनी फ्लक्स लेके बैठ गया, मतलब बाकी सब जो इमेजिनरी था वो मैंने ले लिया, अब सिर्फ इस वाले का काम है, मैं सिर्फ इसको देखूंगी। तो अब इसके एक चेहरे पे कितना आएगा वो तो यही देखना है, तो इसका मतलब वो जो 8वां हिस्सा लेके आया था उसका ही छठा हिस्सा करना पड़ेगा, क्योंकि वी हैव 6 फेसेस। यस मैम। गॉट इट। अब क्लियर हुआ, अब कुछ क्लियर हुआ सबको। यस यस मैम। ठीक है। तो मतलब ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स आपके पास आएंगे, तो आपको ये सोचना है कि उन्होंने पूछा क्या है, तो पहले उस चीज को सिमेट्रिक बनाओ, ठीक है।
तो पहले आप उस चीज को सिमेट्रिक बनाओगे, जैसे ही वो सिमेट्रिक बन जाएगी फिर उसके बाद आप देखो कि आप कौन सी चीज की जरूरत है, तो आप उसको देखो कि वो 8 इमेजिनरी थे, जितने भी थे वो सारे इमेजिनरी थे, 7 इमेजिनरी थे, एक हमारे पास था, तो आया तो पर इक्वल ही है सबके पास, तो हम बोलेंगे कि 8वां हिस्सा आया उसके पास, ठीक है, और फिर उसके एक चेहरे पे देखेंगे तो 8वें हिस्से का भी छठा हिस्सा आया, ठीक है, गॉट इट। तो इसका मतलब अगर मैं इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ तो ये 5/8 आ जाएगा, तो 5/48 है ना, यस मैम। ठीक है। तो आई गेस आज के लिए इतना बहुत है, पर इन न्यूमेरिकल्स को और इन बातों को दोबारा से देख लेना, बिकॉज नेक्स्ट क्लास में ये चीज रिपीट होने वाली है, और ये जो मैंने आपको हिंट दिया है इससे हम एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो आपको काफी इजी रहेगा, ठीक है। तो एक बार ये जितना भी आज करवाया उसको रिवाइज करके आना। हाँ जी, यहाँ पे कोई कुछ पूछ रहा था, पूछो। मैम अगर क्यूब के एज पे होता तो सेम होता? क्यूब के एज पे मतलब यहाँ पे बीच में? यस मैम। तब भी आपको सिमेट्री मेंटेन करनी पड़ती है ना, तब भी तो 8 लगाने पड़ते, सेम आता आपके पास, ठीक है। मतलब कि अनटिल एंड अनलेस वो सेंटर में नहीं है इसकी तरह, बिल्कुल, तब तक आपको क्या करने पड़ेंगे, इमेजिन करने पड़ेंगे उसकी सिमेट्री मेंटेन करने के लिए, ठीक है। यस मैम। ओके, ठीक है, फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे। किसी को कोई प्रॉब्लम? बस गॉस थ्योरम, गॉसेस लॉ और फ्लक्स इन सबको अच्छे से पढ़ा ना, सो दैट कि ऐसा ना हो कि हम एक ऑल्टरनेट के बाद आए हूँ तो फिर से आप लोगों को फ्लक्स क्या होती है ये ना पता हो, ठीक है। और प्लीज जिन लोगों के भी माइक्स ऑन नहीं होते प्लीज ट्राई टू मेक इट, ठीक है। मैं भी तुम लोगों के लिए बैठी हूँ, मेरा माइक एक भी टाइम के लिए ऑफ नहीं होता है, तो प्लीज, ठीक है ना, तो आप लोग भी थोड़ा साथ दो तो इट विल बी मच बेटर, मुझे अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू।